मज़हर अब्बास साहब, ऐसा महसूस होता है कि नए वज़ीर आला ने ख़ुद को ये टास्क दे दिया कि वो सिर्फ रिहाई के लिए आए हैं खान साहब की, और बाकी जो भी सूबे की तरजीहात हैं वो दूसरी तरफ हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जेल के बाहर जो क़यादत है वो मज़ाहमत पर इतना यकीन नहीं रखती, वो मसाहलती कोशिशों की बात करती है, लेकिन जो नए वज़ीर आला हैं वो सिर्फ मज़ाहमती बयानियाँ आगे लेकर चलने की बात कर रहे हैं। क्या ये दोनों मिलकर कोई ऐसी तहरीक चला सकते हैं जिससे खान साहब की रिहाई मुमकिन बन सके? देखिए, माजी के मुकाबले में जो इस वक्त मुश्किलात है इस वक्त की अपोजिशन को, ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ, जब हम अपोजिशन कहते हैं तो उसमें और भी दीगर जमातें हैं जो अपोजिशन की हैं, लेकिन क्योंकि मेजर अपोजिशन जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ है, तो माजी के मुकाबले में माजी में आम तौर पे अपोजिशन के कहीं ना कहीं पुष्ट पर इस्टेब्लिशमेंट खड़ी होती थी और मकसद हुकूमत को दबाव में लाना या हुकूमत को तब्दील करना होता था। तो इसलिए उसमें हमें जनरली कामयाबी नज़र आती थी कि हुकूमत तब्दील हो जाती थी, वो किसी भी तरीके से हो उसमें। यहाँ बिल्कुल मामला उल्टा है। यहाँ ये जो तहरीक है या ये जो धरना है या जो एहतजाज है, ये बज़ाहिर हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है। ये बज़ाहिर जो है, ये इस वक्त जो टकराव है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है कि इस्टेब्लिशमेंट हमसे बात करे, इस्टेब्लिशमेंट जो है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का वो जो एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रेक हो किसी तरीके से। तो इसलिए इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी हमें नज़र आती है इसमें। अब जो पिछले 2-2.5 साल में जब इमरान खान बाहर भी थे उस वक्त भी और फिर उसके बाद भी हमने देखा कि चाहे वो धरने की शक्ल में हो, चाहे वो और दीगर वाक़यात हों जिसमें 9 मई भी आ जाता है और दीगर वाक़यात हों, तो उसमें वो कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही तहरीक इंसाफ को, जो माजी में अक्सर हमने देखा था कि अपोजिशन को हो जाती थी कामयाबी। अब जो 26 नवंबर वाला वाक़या था, वो जिसको इमरान खान साहब ने लास्ट कॉल कहा था कि फ़ाइनल कॉल, लेकिन उस फाइनल कॉल के नतीजे के बाद हमने देखा कि एक बड़ा ब्रेक आ गया इसमें। अब ये दूसरी फाइनल कॉल क्या होगी? अब मुझे लग रहा है कि ये दो तरफा स्ट्रैटेजी बन रही है। अच्छा, एक तरफ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, जिसकी स्ट्रैटेजी ये है कि हम जलसे करें, जलसे के बाद हम कोई कॉल दें। अब अगर वो जलसे शुरू करते हैं, क्योंकि याद रखें कि ये जो कुछ भी होगा नवंबर में होगा, क्योंकि दिसंबर का मौसम ऐसा नहीं होता। अच्छा, दिसंबर और जनवरी का कि जिसमें कोई तहरीक चल पाए। तो नॉर्मली अक्टूबर और नवंबर के महीने ऐसे होते हैं कि जहां आप कोई मजबूत तहरीक या एहतजाजी मौसम कहा जा सकता है इन्हें। तो आप ये समझ लें कि अगर आप जलसे शुरू करते हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत करते हैं, तो फिर जो अपने खैबर पख्तूनख्वा में जो स्ट्रैटेजी पीटीआई बना रही है वो कदरे मुख्तलिफ है। अब ये मिल जाएंगे, जाहिर है। ये याद रखें कि नवंबर में मौलाना फजलुर रहमान भी एक लॉन्ग मार्च लेकर जा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने भी ऐलान किया है कि एक लॉन्ग मार्च वो इस्लामाबाद में ले जाने का वो करते नहीं करते, हिदायत की है कारकुनों को, लेकिन अभी वो जा रहे हैं या नहीं इस हवाले से कुछ भी कहना कबल। हाँ, बस वही मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने बहरहाल एक तैयारी एक तरीके से। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है कि ये याद रखें कि इस वक्त जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात। उसका बहुत हद तक अगर आपके मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ आपकी सूरत हाल ख़राब हो जाती है, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, जिस तरह की सूरत हाल आ रही है, तो इसमें फिर कहीं ऐसा ना हो कि गैर मामूली इक़दामात की तरफ चले जाए रियासत, और वो सूरत हाल वो हो जाए कि जिसमें बहुत सी चीज़ें लिपट सकती हैं। अब अब ज़ाहिर है सुहेल आफरीदी साहब तो यंग हैं, लेकिन उनके साथ जो भी है, सुहेल आफरीदी को लाया क्यों गया है? इसलिए कि इमरान खान एग्रेसिव पॉलिटिक्स पर यकीन रखते हैं। तो इस एग्रेसिव पॉलिटिक्स का कोई फ़ायदा हुआ है अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखें, उन्होंने तो जो 26 नवंबर का था, वो उनको ये उम्मीद थी कि 26 नवंबर का जो धरना होगा वो डिसाइसिव होगा, क्योंकि जब ही उन्होंने फाइनल कॉल कहा था उसको। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो विद इन पीटीआई जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया।
तो अब जो इनका 26 नवंबर के बाद हमने कोई ऐसा बड़ा एहतजाज नहीं देखा पीटीआई का। अब पीटीआई इस पोजीशन में है कि वो कोई बड़ा एहतजाज कर सके, अब इस्लामाबाद की तरफ जाने का सोच भी सके। देखिए बड़ा एहतजाज क्या होता है, अगर आप 20-25 हज़ार लोग भी ले गए तो वो बहुत बड़ा एहतजाज है, क्योंकि हमारी यहाँ फिगर्स जो मैच करती हैं वो यही होती हैं कि अगर आप 20-25 हज़ार और 20-25 हज़ार ले जाना कोई बहुत तहरीक इंसाफ के लिए, जहाँ खैबर पख्तूनख्वा में उनको मैसिव सपोर्ट हासिल है, वो इतना बड़ा मसला नहीं होगा। असल चीज़ ये कि फिर स्टेट की स्ट्रैटेजी क्या होगी, वो किस जगह पे रोकेंगे उनको, असल चीज़ ये। और अच्छा, मसला बासिम, मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम जायज़ा लें अली अमीन गंडापुर साहब और सुहेल आफरीदी साहब में, गंडापुर साहब जिनके ताल्लुकात दोनों तरफ थे और वो एक ब्रिज का काम कर रहे थे, अगर वो कामयाब नहीं हुए तो आफरीदी साहब जो इतने एग्रेसिव मूड में हैं और जो सिर्फ खान साहब को सुरखरू करना चाहते हैं, क्या वो कामयाब हो सकते हैं? देखिए, वो उसमें ख़तरा ये कि उसमें हेड ऑन होगा, और हेड ऑन कोलिशन जो होता है या हेड ऑन जो चीज़ें होती हैं उसके नताइज बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। अब ये क्या जहन में तहरीक इंसाफ ने कहीं बैठा लिया है कि अगर कोई ऐसी एक्शन हुआ कि जिसमें फेडरल गवर्नमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल को सामने रखते हुए कोई डायरेक्ट एक्शन की तरफ चले जाए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ख़िलाफ़, तो ज़ाहिर तहरीक इंसाफ को उसमें भी बज़ाहिर कोई नुकसान नहीं होगा। यानी अगर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट डिसलॉज भी कर दी जाए तो सियासी तौर पे तो उनको नुकसान नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है सुहेल आफरीदी हेड ऑन की तरफ जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा सलमान अकरम राजा बैरिस्टर गौहर माफ़ कीजिएगा जी, उसे काम डाउन करने की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि एकदम हम हेड ऑन पे ना जाएं, हम जलसों से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बनाएं, और ज़रूरी नहीं है कि नवंबर में ही एक फ़ाइनल कॉल दी जाए, एन मुमकिन है कि उसके बाद जनवरी तक चले जाएं। तो मेरा ख्याल है जो तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी है उसकी स्ट्रैटेजी ये है कि हमें बिल्डअप करना चाहिए, ठीक है, जबकि सुहेल आफरीदी साहब जिस बज़ाहिर जिस प्रोग्राम से आए हैं वो ये कि हमें ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखें कि इसमें कामयाब कौन होता है, और किसकी चलती है। मदर अब्बास साहब, अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड बंद रहेगी जब तक मामला तय नहीं होते सिक्योरिटी के हवाले से। अगर इस हद तक अफ़गानिस्तान डिपेंड कर रहा है पाकिस्तान पर, तो फिर आज की बैठक किस हद तक नतीजा खेज हो सकती है? कितने चांसेस हैं कामयाबी के आज के मुज़ाकरात के? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जिस तरह का बयान ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया उस तरह का बयान एक वज़ीर को देना नहीं चाहिए। आपके मुज़ाकरात कितने ही टेंस क्यों ना हो, सूरत हाल कैसी ही क्यों ना हो, जब एक ऑन गोइंग डायलॉग हो रहा होता है तो उससे पहले तो आप ख्वाजा आसिफ का बयान अगर हम समझ लें तो इसका मतलब ये ना कि या तो ये बात माने या जंग कर लें। तो अब वो फिर मुज़ाकरात का तो नहीं हुए। फिर वो चीज़ ये है कि लेकिन इस दौरान अगर वहाँ से ऐसे ऐलानात हों कि पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए हमने डैम बनाने का ऐलान कर रहे हैं, तो क्या ये भी दुरुस्त है? नहीं, अफगानिस्तान से जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, आपने उनको उसी तरीके से डील करना है। आपने जाहिर है जब अफगानिस्तान खुली जंग नहीं लड़ सकता आपसे, अफगानिस्तान की जो कैपेसिटी है, ख़ास तौर पे तालिबान की जो कैपेसिटी है वो फुल फ्लेज वॉर की कैपेसिटी नहीं है, वो गोरिल्ला वॉर की कैपेसिटी है। तो वो तो लॉन्ग टर्म उस पे जाते हैं वो, जाहिर है। लेकिन उनका जो 20, 25, 30 साल का तजुर्बा है उसमें पाकिस्तान की इनपुट शामिल है, पाकिस्तान के साथ मिलके उन्होंने बहुत सी लड़ाई लड़ी है। अब ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं, तालिबान और वो, और उसमें जाहिर है इंडिया जो है वो उससे फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि हमें खदशात सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर से नहीं हैं, हमें तो ज़्यादा खदशात ईस्टर्न बॉर्डर से हैं। तो अगर वेस्टर्न बॉर्डर खुल जाता है और वेस्टर्न बॉर्डर पे लड़ाई शुरू हो जाती है और ईस्टर्न बॉर्डर भी गर्म हो जाता है, तो फिर क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम दो बॉर्डर्स पे लड़ाई लड़ने को तैयार हैं? तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल पाकिस्तान की ये पोजीशन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन होती है, पाकिस्तान के अंदर तालिबान जो है वो टीटीपी को बैक करते हैं किसी भी सूरत में, और अब भी ये ख़तरा है कि अगर कोई बड़ी लड़ाई होती है तो पाकिस्तान के अंदर
टीटीपी और उनसे मुलाकात जो दूसरी आउटलेट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर इंटरनली डिस्टर्बेंस कर सकती हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी रिलीजियस फोर्सेस हैं जो इनडायरेक्टली इन चीज़ों को पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये इस किस्म के इक़दामात के ख़िलाफ़ इक़दाम कर सकती हैं। तो क्या हम उन सारी चीज़ों के लिए तैयार हैं? इन चीज़ों के लिए हमें, जिस तरह भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमने इतनी फॉल्टी पॉलिसी रही है पिछले 40 साल की हमारी दोनों अफगान जंगों की, कि जिसने हमने अपने ही सरजमीन को एक बैटल ग्राउंड बना दिया। इवन आप लेकिन सर अब जो सिचुएशन है उसमें आपको नहीं लगता कि हमें इदराक हो चुका है कि हम कहाँ गलत थे और हम माजी से सबक सीखने के लिए अब तैयार हैं? हाँ, तो लेकिन सबक सीखने के लिए आप ये भी तो देखेंगे ना कि आप किस हद तक जाना चाहिए, किस हद तक नहीं जाना चाहिए। हमें बिल्कुल अफ़गानिस्तान के मुझे आई होप कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये नतीजा खेज साबित हों, लेकिन जिस तरह की तालिबान का एक इशू, बहुत बड़ा इशू ये है तालिबान का, अफ़गान तालिबान का, कि उनको ख़तरा जो है वो इंटरनली बहुत ज़्यादा है। अच्छा। उनको ख़तरा ये है कि वो टीटीपी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा हद तक नहीं जा सकते, इसलिए कि उन्हें ख़तरा टीटीपी से ज़्यादा ISS से है कि टीटीपी कहीं ISS के साथ मिल जाएगी अगर, तो ऐसा ना हो कि वो ख़ुद तालिबान के इंटरनली तालिबान के लिए वो ख़तरा बन जाए। और ये हमने माजी में देखा है। देखिए अल-कायदा के मसले पर वो नहीं निकाल सके उसामा बिन लादन को, नहीं कह सके मुल्ला उमर कि उसामा बिन लादन चले जाएं। तालिबान का होल्ड बहुत, अल-कायदा का होल्ड बहुत था वहाँ। अब वो उस चीज़ को, दाइश का वो होल्ड आ गया है। दाइश DI खान में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मौलाना फजल रहमान पे जितने अटैक्स हुए हैं वो ख़ुद कहते हैं कि उसमें दाइश मुलव्विस है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर दाइश और टीटीपी की ये सूरत हाल है और अफगानिस्तान के अंदर, और जाहिर है यहाँ कार्रवाइयाँ करके वो वहीं जाते हैं जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, हमें टारगेटेड ऑपरेशन पे ही रहना चाहिए। ठीक है, उन पे प्रेशर बढ़ाते रहना चाहिए और इंटरनली टीटीपी या दाइश या दूसरी जो जमातें हैं, कलअदम तंजीमें हैं, उनके खिलाफ हमें इंटरनली बहुत मैसिव ऑपरेशन की, उसकी टारगेटेड उसकी ज़रूरत है। लेकिन खुली जंग वाली जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत ख़तरा बढ़ा देती है। ठीक है, उससे, क्योंकि उससे सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर गर्म नहीं, खदशा ये है कि कहीं ईस्टर्न बॉर्डर भी गर्म ना हो जाए, क्योंकि बहरहाल इंडिया जो है कहीं ना कहीं अफगान तालिबान को टिप ऑफ ज़रूर कर रहा होगा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि हम एक साथ 2 बॉर्डर्स पर लड़ाई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते।